हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइम का मतलब और क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट क्या हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज लॉ विद ट्विंस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि उसमें हम जनरली अपडेट वर्जन जो है डालते रहते हैं, जो भी अपडेट लॉ का चला हुआ है वो डालते रहते हैं। और साथ ही साथ हम कई बार लाइव आके आपके क्वेश्चन आंसर के जवाब भी देते हैं, तो आप वहाँ आकर हमें जो फॉलो कर सकते हैं। हमने अपना टेलीग्राम पेज भी बना रखा है जिसका नाम है लॉ विद ट्विंस आल्सो, तो आप उसको भी फॉलो कर लें, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम चैनल को। और हमने अपना ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है जिसमें हम अपनी लाइफ के डेली ब्लॉग्स डालते रहते हैं, जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस। तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसे भी अपना प्यार दिखाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले मैं अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूँगा। तो गाइस मैं आपको जो भी बताऊँगा आप वो सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस एक बात सच्ची कही गई है कि ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है कि हम किसी सोसाइटी को क्राइम लेस सोचें या क्राइम लेस इमेजिन करें, क्योंकि किसी भी सोसाइटी को क्राइम लेस नहीं सोचा जा सकता। क्राइम के बिना कोई भी सोसाइटी नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ वहाँ क्राइम होगा ही होगा, ये एक ट्रूथ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हर एक सोसाइटी में डिफरेंट बिहेवियर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट बिहेवियर के लोग रहते हैं। हर किसी इंसान का नेचर अपना अपना होता है, बिहेवियर अपना अपना होता है, और अपने बिहेवियर की वजह से हर इंसान जो है वो कहीं ना कोई क्राइम कर देता है, ऑफेंस कर देता है। और हमारा जो सोसाइटी है उसमें हर इंसान की अपनी अपनी सोशल, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिटिकल पोजीशन होती है। तो कई बार जो इंसान है, कोई भी इंसान है, वो अपनी सोशल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भी क्राइम कर देता है। अर्थात वी कैन नॉट थिंक ए क्राइमलेस सोसाइटी, इट इज मिथ टू थिंक द क्राइमलेस सोसाइटी। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी क्राइम। इसलिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्राइम का मतलब क्या है, क्राइम का मीनिंग क्या है। मैंने आपको बता दिया कि वी कैन नॉट इमेजिन एनी सोसाइटी विदाउट द क्राइम। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर विल बी क्राइम। वो क्राइम छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्राइम होता ही है। इसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हर सोसाइटी में डिफरेंट बिहेवियर के लोग रहते हैं और उनका बिहेवियर जो है अलग अलग होता है, और अपने बिहेवियर के अनुसार वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं। और हर इंसान की अपनी अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो भी है उनकी फेथ होती है, उनकी अपनी कंडीशन होती है, और उसे देखते हुए वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं। इसलिए हम कभी भी क्राइमलेस सोसाइटी की इमेजिनेशन नहीं कर सकते, क्राइमलेस सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते। तो क्राइम तो हर सोसाइटी में होता ही होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम, क्राइम का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ क्राइम डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इसेंशियल एलिमेंट में आ जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर मैं मीनिंग की बात करूं, क्राइम के मीनिंग की बात करूं, तो जो बातें मैं आपको बोलूँगा वो अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि क्राइम का मतलब क्या होगा। आप सभी ने क्राइम का मीनिंग सुना होगा कि वहाँ क्राइम हो गया, सोसाइटी में क्राइम हो गया, कॉलेज में क्राइम हो गया, कंपनी में क्राइम हो गया। तो आपको कहीं क्राइम का बारे में पता होगा, नॉलेज की क्राइम होता क्या है। सिंपली सी बात है, अगर क्राइम की बात की जाए तो क्राइम जो है ना, इट इज़ एवरी अनलॉफुल एक्ट। क्राइम का मतलब क्या है, पहली बात क्या बोली मैंने, अनलॉफुल एक्ट। जितने भी एक्ट जो होते हैं अगर वो अनलॉफुल हैं तो वो क्राइम माने जाएंगे। अर्थात जो भी एक्ट अगर लॉ के अगेंस्ट है तो वो क्राइम माना जाएगा। अनलॉफुल एक्ट, जो भी अनलॉफुल एक्ट होंगे वो क्राइम माने जाएंगे। दूसरा क्या बोल सकते हो आप, क्राइम का मतलब क्या बोल सकते हो कि क्राइम का मतलब है एवरी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी एक्ट जिसको लॉ ने पनिश कर रखा है, कानून ने बोल रखा है कि आपको ये एक्ट नहीं करना है, अगर आप करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो एक्ट भी क्राइम माना जा सकता है। देयरफॉर क्राइम मीन्स एवरी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, पनिशेबल बाय लॉ। अर्थात लॉ ने जिस मर्जी एक्ट को पनिश कर दिया है वो सारे के सारे एक्ट क्राइम माने जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए क्राइम की, तो क्राइम का एक और मतलब है कि क्राइम मीन्स एवरी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये भी आपको याद रखना है कि क्राइम का मतलब क्या है, वो सारे एक्ट जो लॉ ने प्रोहिबिट कर रखे हैं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
अगर लॉ ने किसी भी कार्य करने को मना किया है, प्रोहिबिट क्या होता है, मना करना, रोकना। लॉ ने किसी भी कार्य करने को कार्य करने के लिए मना किया है, कोई एक्ट करने के लिए प्रोहिबिट किया है, तो वही कोई बंदा अगर वो कार्य कर देता है तो इसका मतलब कि उसने क्राइम कर दिया। तो क्राइम आल्सो मीन्स एवरी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये तो हमने बात करी एक्ट की, मैं क्राइम की मीनिंग बता रहा हूँ। ये तो हमने बात कर दी एक्ट की कि एवरी एक्ट जो कि लॉ ने प्रोहिबिट किया है, करने से मना किया है, जिसको लॉ पनिश करता है। अगर कोई बंदा एक्ट कर देता है उसको पनिशमेंट मिलेगी, या फिर कोई अनलॉफुल एक्ट है वो क्राइम हो जाएगा। तो क्राइम एक तरफ से क्या हो गया, क्राइम एक किस्म का क्या हो गया, एक एक्ट हो गया, कुछ करना। पर एक्ट के साथ साथ क्राइम एक इलीगल ओमिशन भी होता है। क्राइम जो है ना, क्राइम क्या है, मैंने क्या बोला, क्राइम क्या है, क्राइम पहली बात तो एक एक्ट है। एक्ट का मतलब क्या हुआ, अनलॉफुल एक्ट, एनी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, एनी एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक एक्ट करते हो आप जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अनलॉफुल एक्ट है, तो आप क्राइम कर रहे हो। इसके साथ साथ क्राइम का मतलब एक इलीगल ओमिशन भी होता है। इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने कोई कार्य नहीं किया, यू आर बाउंड टू डू सम एक्ट बट यू ओमिट टू डू दैट एक्ट। आप वो काम नहीं करते हो, आप ओमिशन कर देते हो। आपकी ड्यूटी थी, आपको लॉ ने बोला आपको कोई काम करना है, आपके ऊपर ड्यूटी इंपोज कर दी, लीगल ड्यूटी इंपोज कर दी कि आपको काम करना है, पर आपने अपना काम नहीं किया, आपने ढंग से काम नहीं किया, तब भी आप क्राइम कर सकते हो, आप क्राइम के लिए लायबल हो सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये एक पार्क है, ये एक पार्क है, इसके बीच एक स्विमिंग पूल है। तो इस स्विमिंग पूल में होटल वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को रख रखा है कि आपने यहाँ रहना है, आपको हम महीने के 15,000 रुपये सैलरी देंगे। आपकी ड्यूटी क्या है कि आपने किसी भी छोटे बच्चे को जो 10-12 साल का हो उसको इस स्विमिंग पूल के अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि क्या पता बच्चा डूब के मर ना जाए। तो अब इसकी ड्यूटी, एक ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है सिक्योरिटी गार्ड की, कि उसको ध्यान रखना है कोई भी बच्चा उस स्विमिंग पूल में ना आए, कोई बच्चा पानी में ना जाए, क्योंकि वो मर भी सकता है डूब कर। तो हुआ क्या, मान लो इस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, लीगल ड्यूटी को ओमिट कर दिया, ओमिशन कर दिया। मतलब इसकी ड्यूटी थी बच्चों को रोकना स्विमिंग पूल में आने से, लेकिन इसने क्या किया, इसने किसी बच्चे को नहीं रोका, ये सो गया अपनी ड्यूटी के टाइम पे, इसको नींद पड़ गई और कोई बच्चा पानी में चला गया और डूब के मर गया। तो इस बंदे की सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जो थी, इसने अपनी ड्यूटी का ओमिशन कर दिया। तो ओमिशन करके उसने क्राइम कर दिया, ओमिशन करके उसने क्या कर दिया, एक क्राइम कर दिया। जिस क्राइम को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का क्राइम कर दिया। तो इसको सजा मिलेगी, इसके एक्ट को क्राइम मान लिया जाएगा। वैसे ही मान लो अब एक भिखारी है, एक भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है, उसने मुझसे भीख मांगी कि सर मुझे पैसे दे दो, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं बिना खाने के मर जाऊंगा, मेरे को पैसे दे दो। पर मैंने उसको पैसे ही नहीं दिए और वो भिखारी मर भी गया भूख से। तो क्या मैं उसके लिए लायबल हूंगा? मैं कभी भी उस भिखारी की मौत के लिए लायबल नहीं होऊंगा, क्योंकि जो मैंने ओमिशन किया, मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने जो ओमिशन किया वो इलीगल ओमिशन नहीं है, मैंने कोई अपनी लीगल ड्यूटी का वायलेशन नहीं किया। क्योंकि कोई भी लॉ मुझे बाउंड नहीं करता है, मुझे नहीं बोलता है कि आपको भिखारियों को खाना खिलाना है, कोई लॉ मुझे ये ड्यूटी नहीं मेरे पे इम्पोज करता। इसलिए मैं बाउंड नहीं हूँ किसी भिखारी को खाना खिलाने के लिए। इसलिए मैंने अगर उसको खाना नहीं भी खिलाया, मैंने ओमिशन किया, पर ये लीगल ओमिशन नहीं माना जाएगा, इलीगल ओमिशन नहीं माना जाएगा, इसलिए मेरे को इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। पर अगर लॉ ने आप पे कोई ड्यूटी इंपोज की है, कुछ करने को बोला है, कोई ड्यूटी इंपोज की है और आप वो ड्यूटी नहीं करते हो परफॉर्म, तो अगर कोई भी नुकसान होता है, कोई भी गलत काम होता है, तो आप क्राइम के लिए लायबल हो सकते हो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपको कानून बोलता है कि आपको सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलानी है, लेकिन आप बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाते हो, तो आप क्राइम कर रहे हो, आप एक रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट, एक रॉन्गफुल एक्ट। यहाँ पे आप रॉन्गफुल एक्ट भी लिख सकते हो, रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो आप एक, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी जो लॉ ने इंपोज किया आपके ऊपर कि आपको सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी है, पर आप नहीं पहन रहे, तो आप क्या कर रहे हो, अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, आप क्राइम कर रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। तो क्राइम जो है वो किसी एक्ट को करने से हो सकता है, एक्ट का मतलब
टू डू समथिंग, कुछ करने से हो सकता है। करने का मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्ट करना, रॉन्गफुल एक्ट करना, एक एक्ट करना जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, एक एक्ट करना जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, तो वो क्राइम बन जाएगा। वैसे क्राइम जो है वो इलीगल ओमिशन से भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं करने से भी आप क्राइम कर सकते हो। क्या नहीं करने से? अगर आपकी कोई लीगल ड्यूटी है, अगर आपको लॉ ने बाउंड किया कुछ करने के लिए पर आप नहीं करते, तो आप क्राइम के लिए लायबल हो सकते हो। जैसे आपकी बाउंडेशन है, आपके ऊपर लीगल बाउंडेशन है, आपकी लीगल ड्यूटी है कि हेलमेट पहन के बाइक चलाओ, आप नहीं चलाते तो आप क्राइम कर रहे हो। आपकी ड्यूटी है कि सीट बेल्ट पहन कर गाड़ी चलाओ, आप नहीं चलाते तो आप क्राइम कर रहे हो। तो इलीगल ओमिशन से भी जो है वो क्राइम हो सकता है। पर बात याद रखना कि ओमिशन का मतलब यहाँ पे पता क्या है? ओमिशन का मतलब इलीगल ओमिशन मतलब क्या है कि आपकी ड्यूटी लॉ ने आप पे इंपोज की है कि आपको ये करना है पर आप नहीं करते हो। लॉ ने आप पे ड्यूटी इंपोज की है। अगर कोई ड्यूटी लॉ ने आप पे इंपोज नहीं की है तब आप करने के लिए कभी भी बाउंड नहीं होते, आप मना कर सकते हो। तो ये हो गया क्राइम की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोशल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी। मैंने एग्जांपल दिया कि भिखारी को खाना खिलाना आपकी मोरल ड्यूटी है, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर एक भिखारी को आप खाना खिलाते हो वो आपकी मोरल ड्यूटी है। तो अगर आप भिखारी को खाना नहीं खिलाते हो, वो मर जाता है, तो आप लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो आपकी एक मोरल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी नहीं है। कोई भी लॉ आपको नहीं बोलता ऐसा करने के लिए। कोई समुद्र में बंदा डूब रहा है, डूबते डूबते वो आपके सामने मर गया, आपने उसको नहीं बचाया, आपकी लीगल ड्यूटी नहीं है उसको बचाने की, आप क्राइम के लिए लायबल नहीं होंगे। पर लेकिन अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आपके ऊपर एक लीगल ड्यूटी इंपोज कर रखी है कि किसी को भी स्विमिंग पूल में डूबने नहीं देना है, और कोई बंदा डूब रहा है फिर भी आप नहीं बचाते हो, तब आप अपनी ड्यूटी का वायलेशन कर रहे हो, आप ओमिशन कर रहे हो, तो आपको क्या माना जाएगा कि आपने क्राइम किया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं कुछ डेफिनेशन के ऊपर। तो गाइज अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो मैंने यहाँ 2 डेफिनेशंस लिखी है। इसके सिवा सालमंड की डेफिनेशन भी है, बहुत सारे स्कॉलर की डेफिनेशन है, बड़ी इजी है, आप पढ़ सकते हैं, समझ आ जाएगा। मैंने ब्लैकस्टोन की लिखी है। ब्लैकस्टोन बोलते हैं कि ही डिफाइंड द क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। देखो कमिटेड और ओमिटेड मतलब क्राइम का मतलब क्या है? एक तरह का एक्ट है। क्राइम कैसे होगा? एक एक्ट से होगा, उस एक्ट को करने से होगा या उस एक्ट को ओमिट करने से होगा। किसी कार्य को करने से भी क्राइम हो सकता है या किसी कार्य को नहीं करने से भी क्राइम हो सकता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए पहले, आपको पता होगा। इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, ये बात याद है, इसने पब्लिक लॉ की बात करी कि जो ये पब्लिक लॉ है उसको वायलेट करते हुए कोई बंदा कोई एक्ट करता है या एक्ट नहीं करता है तो उससे क्राइम हो सकता है। तो कार्य करने से भी क्राइम हो सकता है या कार्य करने से नहीं भी क्राइम हो सकता है। अगर वो कार्य करने की ड्यूटी थी बंदे की और वो नहीं करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी ड्यूटी है सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाना, आप नहीं चलाते हो तो आप क्राइम कर रहे हो। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की जाए, इसने क्या बोला? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन द क्राइम एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी एक्ट जो लॉ ने पनिश कर रखा है वो क्राइम है। और फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर लॉ ने किसी भी एक्ट को करने से मना किया है, फॉरबिड किया है, प्रोहिबिट किया है, तो वो क्राइम बन जाएगा। और बाय एनी स्टैचू, लॉ ने किया या बाय एनी स्टैचू, या किसी स्टैचू ने, मतलब कोई भी एक्ट जो कि लॉ ने पनिश कर रखा है या लॉ ने फॉरबिड कर रखा है या किसी स्टैचू ने फॉरबिड कर रखा है। और जो एक्ट इंजरियस है टू द पब्लिक वेलफेयर, जो लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट है, वेलफेयर को इंजरी पहुंचाता है, तो वो एक्ट जो है वो क्राइम बन जाएगा। अब हम बात कर लेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को समझेंगे कि क्राइम की क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट है। क्वेश्चन का मतलब है कि क्राइम करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है क्राइम करने के लिए। तो मेनली क्राइम के 4 इसेंशियल एलिमेंट है, 4 इसेंशियल एलिमेंट है, और वो चारों इसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक क्राइम कंप्लीट होगा, तभी एक व्यक्ति को माना जाएगा उसने क्राइम किया है, वरना क्राइम नहीं माना जाएगा। तो क्राइम के इसेंशियल एलिमेंट क्या है? 4 है। सबसे पहला क्या है? ह्यूमन बीइंग। दूसरा क्या है? मेंस रिया। तीसरा क्या है? एक्टस रिया। चौथा क्या है? इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग। ये 4 इसेंशियल एलिमेंट है क्राइम के। तो अगर मैं बात करूं इसेंशियल एलिमेंट को अब डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो अभी कभी लाइक कर लें। गाइज आपको बताना चाहूँगा कि हमने
अपना पेड कोर्स भी शुरू किया है। हम पेड वीडियोस देते हैं, पेड रिवीजन सेशन देते हैं डिफरेंट लॉ सब्जेक्ट पे, चाहे वो टीपीए हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ हो, एथिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, फैमिली लॉ हो, फैमिली लॉ 1 हो, 2 हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, आईपीसी हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट हैं तो आप हमसे वो भी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 9816492276। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन वो लेक्चर पेड हैं, कोर्स पेड है, तो आपको प्राइस बता दिया जाएगा, बड़ा रिजनेबल प्राइस है, आप ले सकते हैं। और गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, हमने ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में अपने नोट्स भी बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में नोट्स बनाए हैं, तो वो नोट्स भी आप ले सकते हैं। वो नोट्स भी पेड हैं, इसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9816492276 पर। तो आपको पेड नोट्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और बड़े रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे और आपको लाइफ भर वो काम आएंगे। बड़ी सिंपल भाषा में नोट्स बनाए गए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं। और गाइड लास्ट में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें योगदान देना चाहते हैं, तो हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिए हैं। ये दोनों जो नंबर हैं वो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम तीनों जगह अवेलेबल हैं। आप जो है कर सकते हैं कंट्रीब्यूट। आपकी जो इच्छा है वो आपकी अपनी मर्जी, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, जो अमाउंट आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। 9816634276 एक ये नंबर है, दूसरा 8219820461। आपकी अपनी इच्छा है, आप कर सकते हैं। तो आज दोस्तों अब हम एलिमेंट्स को पूरा करते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है ह्यूमन बीइंग, अर्थात अगर आप क्राइम के लिए किसी को लायबल करना चाहते हो तो केवल और केवल एक ह्यूमन बीइंग को लायबल कर सकते हो। क्राइम केवल और केवल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एक एनिमल जो है वो क्राइम नहीं कर सकता। अर्थात कोई एनिमल है, वो जानवर है, वो आपको जान से मार देता है, आपको काट लेता है, तो आप उसको लायबल नहीं कर सकते। एनिमल को किसी भी क्राइम के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई अगर एनिमल पालतू है, कोई पालतू जानवर है और वो किसको काट लेता है, मार देता है, तो उसके ओनर को लायबल किया जा सकता है उस एनिमल के बिहाफ में, पर एनिमल को किसी भी प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती। अगर मैं पुराने समय की बात करूं गाइज, तो आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि पुराने समय में तो एनिमल को भी पनिश किया जाता था। पुराने समय में मान लो कोई घोड़ा है, उसने लात मार के किसी बंदे को जान से मार दिया। एक घोड़े ने लात मारी और बंदे को मार दिया, तो उस घोड़े को क्रिमिनल माना जाता था और उस घोड़े को पनिशमेंट भी होती थी। जैसे कि घोड़े को लेकर गए और बड़े पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, जान से मार दिया। वैसे ही कोई भी एनिमल करता था, कुत्ता हो, गाय हो, चाहे वो हाथी हो, पनिशमेंट मिलती थी। पर आज के टाइम पे ये क्लियर हो गया है, आईपीसी ने साफ साफ लिख दिया है कि क्राइम जो है वो केवल और केवल एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, कोई भी एनिमल नहीं कर सकता। अब ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? अर्थात कोई पर्सन जो है वो क्राइम कर सकता है, अर्थात कोई पर्सन क्राइम कर सकता है। तो पर्सन का मतलब क्या है? तो जो आईपीसी का सेक्शन 11 है वो पर्सन को डिफाइन करता है। पर्सन का मतलब क्या है? सेक्शन 11 के अनुसार पर्सन का मतलब है नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये दोनों जो हैं वो क्राइम के लिए लायबल किए जा सकते हैं, पर कई ऑफेंसेस हैं उनके लिए केवल और केवल नेचुरल पर्सन को लायबल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं किया जा सकता। पर बहुत सारे क्राइम ऐसे भी हैं जिनमें नेचुरल पर्सन को भी लायबल किया जा सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन को भी लायबल किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे सर कि नेचुरल पर्सन का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? तो अगर मैं नेचुरल पर्सन की बात करूं तो नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, जो सांस लेते हैं, बातें करते हैं, जो नेचुरली ह्यूमन बीइंग है, प्राकृतिक तौर से ह्यूमन बीइंग है, उनको नेचुरल पर्सन माना जाता है। और आर्टिफिशियल पर्सन जो है इसका मतलब होता है कि नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, लेकिन उनको लॉ ने ह्यूमन बीइंग मान लिया, लॉ ने पर्सन मान लिया अपने पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी है, कोई फर्म है, कॉरपोरेट आइडेंटिटी है कोई भी, उनको पर्सन मान लिया जाता है। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब वो असल में ह्यूमन बीइंग नहीं है, सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, पर उनको एक आर्टिफिशियल पर्सन मान लिया, जिसको कि ज्यूरिस्टिक पर्सन भी बोलते हैं। ज्यूरिस्टिक पर्सन मान लिया, क्यों माना? लॉ के पर्पस के लिए। जैसे मान लो कोई फ्रॉड होता है कंपनी में, या कंपनी फ्रॉड करती है, तो कंपनी को लायबल किया जा सकता है, पर कंपनी को कभी रेप के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। कंपनी रेप नहीं कर सकती, कंपनी में काम करने वाले लोग रेप कर सकते हैं। मतलब बोलने का कि पर्सन का मतलब सेक्शन 11 में दे रखा है, कई ऑफेंसेस के लिए नेचुरल पर्सन को ही लायबल किया जाता है। रेप हो गया,
मर्डर हो गया, पर कई ऑफेंसेस हमारे आईपीसी में ऐसे भी हैं जिनमें आर्टिफिशियल पर्सन को भी लायबल किया जा सकता है क्राइम करने के लिए। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब हमारी कंपनीज होगी जो सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, पर लॉ ने उनको पर्सन मान लिया। तो ये सब कुछ आप ह्यूमन बीइंग में लिखोगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बने, आप ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, नोट्स पेड रहेंगे पर आपको मिल जाएंगे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। अब आता दूसरा एसेंशियल एलिमेंट मेंजरिया। देखो एक ह्यूमन बीइंग है, अकेले ह्यूमन बीइंग होने से कुछ नहीं होता। एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं क्या क्राइम का कर दूंगा, एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा पूरा? नहीं। एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी मेंजरिया भी होनी चाहिए। मेंजरिया का मतलब है गिल्टी माइंड, गिल्टी माइंड या फिर बैड इंटेंशन, बुरी नीयत। तो मेंजरिया का मतलब क्या है? गिल्टी माइंड होना, बुरा माइंड, बुरी नीयत, बुरी मंशा, बैड इंटेंशन। तो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी बैड इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी इंटेंशन बैड नहीं है, इंटेंशन बुरी नहीं है, तो उसको क्राइम के लिए लायबल नहीं किया जा सकता। मान लो मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, अपनी स्पीड में हूँ, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, पर गलती से कोई भी इंसान मेरी गाड़ी के आगे आ गया, गलती से मेरे से उसको एक्सीडेंट हो गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बिल्कुल अपनी स्पीड में लिमिट में था, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा गिल्टी माइंड उस ह्यूमन बीइंग को मारने का नहीं था। अगर वो मर जाता है तो मैं लायबल नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी इंटेंशन नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है, बुरी नीयत नहीं है। पर वहीं अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है और उसे उसका दुश्मन मिलता है और वो गाड़ी को स्पीड में भगाता है और दुश्मन के ऊपर चढ़ा देता है, उसको दुश्मन को मार देता है, तो उसका गिल्टी माइंड है, बुरी इंटेंशन है, बुरी नीयत है, तो वो लायबल होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी नीयत, आपकी इंटेंशन बैड नहीं है तो आप क्राइम के लिए लायबल नहीं किए जा सकते। आप क्राइम के लिए लायबल केवल तभी किए जाओगे जब आपकी इंटेंशन बुरी है, इंटेंशन बैड है। ये दूसरा एसेंशियल एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो बैड इंटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी एसेंशियल एलिमेंट है, ये बात आप याद रखना। तीसरा पॉइंट क्या आता है? वो आता है एक्टस रिया। एक्टस रिया का मतलब क्या होता है? फिजिकल एक्ट। एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी बुरी इंटेंशन है किसी को मारने की, और वो उस इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए कोई एक्ट कर देता है। एक्ट मतलब कोई फिजिकल एक्ट कर देता है, तो वो बंदा क्राइम के लिए लायबल होगा। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है एक्टस रिया, कोई कार्य करना। अब एक्टस रिया में दो चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं एक्टस रिया की बात करूं, मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब है फिजिकल एक्ट, कोई फिजिकल एक्ट करना। एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी बैड इंटेंशन है, मेंजरिया है, बुरी नीयत है, और वो उस बुरी नीयत से कोई एक्ट कर देता है। एक्टस रिया का मतलब ये होता है। एक्टस रिया में आपको बता दूं कि एक्टस रिया में केवल एक्ट ही नहीं आता, बल्कि ओमिशन भी आता है। ओमिशन भी आता है। मतलब ये हुआ, एक्ट का मतलब केवल और केवल कि कोई कार्य करने से नहीं है, बल्कि कार्य नहीं करने से भी है, ओमिशन करने से भी है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो एक जेल में जाता है। मान लो कोई अपराधी है, उसको कोर्ट ने बोला कि देखो जेल में डालो, जेल में डाल दिया उसको, ठीक है। जेलर जो है वो उस अपराधी का दुश्मन है, और जो वहाँ का जेलर है वो जेलर की ड्यूटी बनती है कि अपराधी को खाना दे, टाइम टाइम खाना खिलाए, पर जेलर उसको खाना नहीं देता। मतलब जेलर क्या करता है? वो अपनी ड्यूटी का ओमिशन कर रहा है, ओमिट कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा, जो कि लीगल ड्यूटी है उसकी। और मान लो ड्यूटी नहीं पूरी करने से क्या होता है, वो अपराधी मर जाता है जेल में ही, तो वो जेलर जो है वो क्राइम के लिए लायबल होगा। उसने कोई एक्ट नहीं किया, उसने इवन ओमिशन किया है अपनी लीगल ड्यूटी का। तो एक्टस रिया का मतलब लीगल, जो इलीगल ओमिशन है, अपनी ड्यूटी का ओमिशन करना भी है। तो ये भी आपने याद रखना है। जो मैंने पीछे आपको बताया ना कि एक्ट मीन्स इलीगल ओमिशन आल्सो, डेफिनेशन में वो बातें सारी आपकी एक्टस रिया में आ जाएंगी। तो आपने ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो मैंने क्या बोला? एक्टस रिया हेयर मीन्स क्रिमिनल एक्ट एज वेल एज इलीगल ओमिशन आल्सो। क्रिमिनल एक्ट भी है और इलीगल ओमिशन भी है। देयरफॉर इफ एनी बैगर रिक्वेस्ट मी, मैं आपको एग्जांपल दिया, बैगर कोई मेरे से कोई भीख मांगता है, मैं नहीं देता हूँ, तो मैं क्राइम नहीं कर रहा। पर अगर मेरी कोई लीगल ड्यूटी है कोई काम करने की और मैं उसको ओमिट कर रहा हूँ, तो मैं क्राइम के लिए लायबल हो सकता हूँ। तो तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? एक्टस रिया। एक्टस रिया मतलब फिजिकल एक्ट, और एक्टस रिया में इलीगल ओमिशन भी आता है, एक्ट भी आता है, ओमिशन भी आता है, ये भी इसके अंदर ही आता है। तो जो लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम का, वो है इंजरी टू अनदर ह्यूमन बीइंग। अर्थात बोलने का मतलब कि किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इंजरी हो जाना। तो मतलब क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होगा, वो ह्यूमन बीइंग की एक बुरी नीयत होगी, बुरी इंटेंशन होगी, बैड इंटेंशन होगी, और वो उस बैड इंटेंशन से वो
कोई एक्ट करेगा, फिजिकल एक्ट करेगा या ओमिशन करेगा, और उस एक्ट या ओमिशन से जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग को इंजरी हो जाएगी, तो क्राइम कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे ह्यूमन बीइंग को जो इंजरी होना है, इंजरी जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये बात याद रखना। मतलब इंजरी हमेशा होना जरूरी नहीं है, इंजरी नहीं होने से भी क्राइम हो जाता है। जैसे मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी किसी ए को जान से मारने की इंटेंशन है और ह्यूमन बीइंग ने ए पे गोली मारी, मतलब उसकी मैंजरिया है और उसने ह्यूमन बीइंग ने ए के ऊपर गोली मार दी, एक्ट सरिया भी कर दिया, पर ए जो है वो नीचे बैठ गया और बाई गॉड ऑफ ग्रेस, भाई भगवान की कृपा से ए को गोली नहीं लगी, ए बच गया, तब भी जो ह्यूमन बीइंग है वो लायबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, क्राइम के लिए लायबल होगा। कौन से क्राइम के लिए लायबल होगा? अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। मतलब इंजरी होना हमेशा जरूरी नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपने। इंजरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर होगी तब भी क्राइम है, अगर नहीं हुई तब भी क्राइम है। पर हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि इंजरी का मतलब क्या है, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा इंजरी का मतलब क्या है। तो अगर मैं इंजरी की बात करूँ तो इंजरी का मतलब पता क्या है? सेक्शन जो 44 है आईपीसी का, वो इंजरी को डिफाइन करता है। इंजरी का मतलब है इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू रेपुटेशन एंड इंजरी टू बॉडी, रेपुटेशन एंड माइंड। सेक्शन 44 बोलता है इंजरी का मतलब है इंजरी टू बॉडी। अगर आप किसी की बॉडी पे इंजरी करते हो तो आप लायबल हो सकते हो क्राइम के लिए। आप किसी की रेपुटेशन पे इंजरी करते हो, रेपुटेशन पे प्रहार करते हो, तो आप लायबल हो सकते हो क्राइम के लिए। या किसी के माइंड पे किसी को हरास करते हो, क्रुएल्टी करते हो, मेंटली टॉर्चर करते हो, तब भी इंजरी मानी जाएगी। ये इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी टू बॉडी, रेपुटेशन एंड माइंड, सेक्शन 44 डिफाइन करता है। तो किसी भी प्रकार की आप इंजरी कर रहे हो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर, तो आप लायबल हो क्राइम के लिए। किसी भी प्रकार की आप इंजरी करोगे आप लायबल हो जाओगे क्राइम के लिए। और इंजरी अब टू अनदर ह्यूमन बीइंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैंने बता दिया। अगर हो गई तो आप लायबल हो गए क्राइम के लिए, अगर नहीं हुई तो आप अटेम्प्ट के लिए लायबल हो सकते हो। तो ये चारों के चारों एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए किसी भी क्राइम को पूरा करने के लिए। इन चारों में से अगर एक भी मिस है तो क्राइम पूरा नहीं हो सकता। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उस ह्यूमन बीइंग की मेंजरिया है, बुरी नीयत है, बुरी इंटेंशन है किसी ए को मारने की, पर वो ह्यूमन बीइंग सोचता रहता है दिमाग में मैं उसको मारूंगा मारूंगा, पर कभी कुछ नहीं करता, कोई एक्ट नहीं करता, कोई फिजिकल एक्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो उस ह्यूमन बीइंग को हम लोग क्राइम के लिए लायबल नहीं कर सकते। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी एक मेंटल इंटेंशन है, बुरी नीयत है, गिल्टी माइंड है किसी को मारने का, पर वो कुछ भी कार्य नहीं करता, तो हम उसको कभी भी लायबल नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात याद रखना, मेयर इंटेंशन टू कमिट क्राइम इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। आईपीसी के अंदर कभी भी अगर आपकी इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ क्राइम करने की, पर आप क्राइम नहीं करते हो, इंटेंशन नहीं है, तो आपको कभी भी पनिश नहीं किया जा सकता। इवन दो कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, वो एक्सेप्शंस बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पर यहाँ पे इतनी बात याद रख लो कि चारों एसेंशियल एलिमेंट पूरे होंगे तभी क्राइम माना जाएगा। ये चारों एसेंशियल एलिमेंट पूरे होने चाहिए। मतलब सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उस ह्यूमन बीइंग की बुरी नीयत होनी चाहिए, बुरी इंटेंशन होनी चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, फिर उस गिल्टी माइंड से वो ह्यूमन बीइंग एक एक्ट कर देता है। एक्ट मतलब फिजिकल एक्ट, और फिजिकल एक्ट का मतलब यहाँ पे ओमिशन से भी है, इलीगल ओमिशन से भी है। और उसके बाद अगले दूसरे ह्यूमन बीइंग को कोई इंजरी हो जाती है या नहीं भी होती है, तो जो पहले वाला ह्यूमन बीइंग है वो क्राइम के लिए लायबल किया जा सकता है। इंजरी का मतलब क्या है? सेक्शन 44 में डिफाइन कर रखा है। इंजरी मीन इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू रेपुटेशन, इंजरी टू माइंड। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे पेड कंप्लीट रिवीजन सेशन लेना चाहते हैं, कंप्लीट आईपीसी को सीखना चाहते हैं डिटेल में अच्छे से, आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 9816492276 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।